हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो एस्टेट के अभ्यर्थियों के लिए समर्पित है। दोस्तों एस्टेट के जो अभ्यर्थी थे उनका मानना था कि सर थोड़ा सा हमें बता दिया जाए कि एस्टेट में जो आपने एस्टेट क्लियर किए इतने सारे, तो उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है, हमें कितना पढ़ना चाहिए। संस्कृत की मैं बना चुका हूँ कि संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और बस सटीक से टॉपिक बस उतना ही पढ़ना है तो भी आपका एस्टेट हो जाएगा। आज की जो वीडियो है वो है साइकोलॉजी के बारे में, सीडीपी के बारे में, पेडागोजी के बारे में, कि यहाँ से आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और मतलब मैं जब पढ़ाई की बात आती है तो एक ही बात कहता हूँ दोस्तों, जितना भी आपसे हो सके उतना पढ़िएगा, किसी की बातों में ना करके जितना हो सके उतना पढ़िएगा। मगर सबसे पहले उन टॉपिक को जरूर पढ़िएगा जो हर बार आते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, जहाँ से आप नंबर बना सकते हो। उसके बाद जितना भी आपके टाइम हो पढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो आज हम उन्हीं टॉपिक की बात करते हैं जो बार बार आते हैं और आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर वो टॉपिक आप पढ़ लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं पे आपका एस्टेट क्लियर होने का चांस बन जाता है। और संपूर्णता के दौड़ में कि मैं सारा का सारा पढ़ूंगा, ऐसा ना हो कि ये टॉपिक छोड़ जाओ जो हर बार आते हैं और कहीं ना कहीं पे आपका माइनस पॉइंट हो जाए। कम से कम समय में आप इन टॉपिक को पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। जितने मैंने नोट्स तैयार किए हैं साइकोलॉजी के, मेरे खुद के लिए तैयार किए थे वो, मगर अब मैं आपकी जो बार बार आपकी डिमांड है कि सर नोट्स दे दो, तो नोट्स दूंगा नहीं बल्कि नोट्स समझाऊंगा भी, दूंगा नहीं समझाऊंगा भी कि मैंने इस नोट्स को किस आधार पे बनाया, कैसे शॉर्टकट ट्रिक्स बनाई, किस प्रकार इतनी चीज़ों को याद रखा जाए। तो जो भी साथी आज हमसे नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि सही समय पर सही जानकारी आपको मिलती रहे। और अध्यापक भर्ती से रिलेटेड तो सारे के सारे हो सके तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और हमें अपने जो महत्वपूर्ण विचार हैं वो भी देते रहें, आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी हमारे साथ शेयर करते रहें। ओके दोस्तों, बात करते हैं अब साइकोलॉजी की, जिसको मनोविज्ञान कहा जाता है। दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कम से कम आपको पढ़ने ही चाहिए अगर आपको एस्टेट क्लियर करना है अब आज का आधुनिक समय का। क्योंकि पहले अगर बात करें एस्टेट में कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता था, अब थोड़ा इम्प्लीमेंट बेसिस जो क्वेश्चन है वो पूछने लगे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इरिक इरिक्सन जो है ना उनको पढ़ लेना, क्योंकि इरिक इरिक्सन एक ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं आज के समय में कि जिनको हर बार हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे इनकी फेमस बुक थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ठीक है, सिद्धांत थे मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, मैं समझाऊंगा भी, आज केवल बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, आपको समझाऊंगा भी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ओके दोस्तों, जैसे उसके बाद जुंग एडलर एरिक्सन आते थे, इन्होंने नव फ्राइडवादी भी इनको कहा जाता है। बच्चों पर सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। विकास की मनोसामाजिक अवस्था और दृष्टिकोण प्रतिपादित किए थे, वो आपको पढ़ने हैं। बंडूरा पढ़ना है, फ्राइड पढ़ना है, कोलबर्ग पढ़ना है, एरिक एरिक्सन पढ़ना है। जैसे फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक मनोलैंगिक सिद्धांत था, कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत था, जीन पियाजे ने भी दिया था, एरिक एरिक्सन आदि। और उसके बाद अवस्थाएं इनकी शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, सारी अवस्थाएं आपको पढ़नी हैं। जैसे अवधि जो थी, जैसे ये क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, अगर आप ध्यान दोगे तो कभी, कि विश्वास बनाम है, इस विश्वास की अवस्था कौन सी है, क्या होती है। स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था कौन सी है, क्या होती है। लज्जा और शक की अवस्था कौन सी है। आत्मबल बनाम अपराध की अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता की आवश्यकता, पहचान बनाम भूमिका की आवश्यकता। तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपसे पूछे जाते हैं, तो कम से कम ये पढ़ के जाना है, क्योंकि ये हर बार आता है, ठीक है। तो कम से कम 1 या 2 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। सिगमंड फ्राइड के बारे में आपको पढ़ना है। सिगमंड फ्राइड अगर आप देखोगे तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था, सलाहकृति सिद्धांत दिया था, गत्यात्मक सिद्धांत दिया था, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था। ये चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं, याद भी कराऊंगा, क्योंकि मैंने इनकी ट्रिक्स बनाई हुई है। दोस्तों होता क्या है, जब बंदा खुद पढ़ता है ना और उसको लगता है नहीं याद नहीं होते, तो वो अपने आप ना कुछ लॉजिकल ट्रिक्स बना लेता है जिससे वो याद रहें, तो वो भी आपको बताई जाएगी दोस्तों, चिंता मत करना। जैसे चेतना की अवस्था, अर्चेतनावस्था है, अचेतनावस्था है, इड ईगो सुपर ईगो है, ये व्यक्तित्व संरचनावाद था और मन की संरचना थी, चेतना अर्चेतना। उसके बाद 5 अवस्थाएं भी थी, मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, दृश्य अवस्था, जनेंद्रिय अवस्था, ये भी आपको पढ़नी है। दोस्तों मैं केवल उतने ही टॉपिक बता रहा हूँ जो हर बार आते हैं और आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। यहाँ से आपको कम से कम भी 18-20 प्लस नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जितना आप पढ़ोगे वो आपका जो है ग्रेस आती जाएगी नंबरों में। उसके बाद थी दोस्तों इड ईगो सुपर ईगो, मैंने आपको बोल दी, तो व्यवस्था आपको पढ़नी है। उसके बाद फ्राइड की 2 मूल प्रवृत्तियाँ भी थी भाई, जिजीविषा और मुमूर्षा,
ठीक है, जिसको आप इरोज और थैनेटोस भी बोल सकते हो। उसके बाद जीन पियाजे का तो आपको पता ही है, बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। विलियम वुंड पढ़ना है, इमेल्सलो पढ़ना है, जीन पियाजे, वी वाटसन भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो इनकी अवस्थाएं थी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक अवस्थाएं, सारी की सारी अवस्थाएं आपको पढ़नी है और हम पढ़ेंगे, मिलके पढ़ेंगे, ठीक है। और आज एक अनाउंस करता हूँ कि हर रोज़ शाम 8 बजे हम जो है लाइव आया करेंगे साइकोलॉजी के लिए, संस्कृत के लिए और हिंदी के लिए, ठीक है। तो लाइव हम जो प्रश्नोत्तरी किया करेंगे, ठीक है। जहाँ से एक बात और आपको बताऊँ, आपका पेपर तब क्लियर होता है जब आप टॉपिक पढ़ने के बाद उसकी प्रश्नोत्तरी करते हो, एक्सरसाइज करते हो, रिवीजन करते हो, पेपर सेट लगाते हो, ठीक है। तो वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है प्राक संप्रियात्मक अवस्था है, उसके बाद अंतर्ज्ञान अवस्था है, ये सारी की सारी आपको पढ़नी है। उसके बाद स्थानांतरण आपको पढ़ना है, अधिगम का स्थानांतरण पढ़ना है, जैसे क्षतिज है, ऊर्ध्वाधर है, द्विपार्श्विक है, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। कोलबर्ग आपको जरूर पढ़ना है। कोलबर्ग बड़ा इंपॉर्टेंट पात्र है, मैं कहूँ कि टॉपिक है। तो नैतिक विकास के सिद्धांत हैं इनके, पूर्व परंपरागत सिद्धांत और उत्तर परंपरागत सिद्धांत इन्होंने, जैसे आपने पढ़ा होगा साधन सापेक्षता की अवस्था, दंड एवं आत्मज्ञान, आज्ञा पालन की अवस्था, कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, उसके बाद था अच्छा बनने की अवधारणा, परस्पर एकरूपता, अभिमुखता, ठीक है। ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्वाधर और द्विपार्श्विक, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, अभ्यास भूल, ये सारे के सारे सिद्धांत भी आपको पढ़ने हैं। ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बड़ा कम सा टॉपिक है, बड़े थोड़े से टॉपिक है। जब बोलते हैं तो लगता है ज़्यादा है, ये टॉपिक एक दूसरे के साथ संबंधित है। जब मैंने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया मुझे लगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। जब पढ़ने लगा, समझने लगा, तो पता चला ये टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। एक टॉपिक समझने में 3 टॉपिक समझ में आ जाते हैं। और इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, जी साइकोलॉजी तो पता नहीं क्या, अरे नहीं पढ़ना आपको वो पैटर्न, नहीं पढ़ना आपको वो पैटर्न जो 6-7 साल पहले पूछा जाता था। आपको न्यू पैटर्न पढ़ना है जो हर बार पूछा जा रहा है, अब नया पैटर्न, ठीक है। वहाँ से आपके 18-20 प्लस नंबर हो जाते हैं और उसके बाद कम से कम 5-10 नंबर तो बच्चा खुद भी ले लेता है। तो 30 नंबर की तो साइकोलॉजी आती ही है, तो 18-20 भी हो जाते हैं ना, और 5-4 नंबर की रेस आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज से मिल जाती है, तो 225 प्लस नंबर आपके हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करें, आपको जो पढ़ना है, पुनर्बलन सिद्धांत पढ़ना है दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन पढ़ना है दोस्तों, संक्रियात्मक पढ़ना है, व्यक्तित्व आपको पढ़ना है, स्मृति आपको पढ़नी है, लघुकालीन, दीर्घकालीन, प्रासंगिक अर्थ, ये सारे के सारे, ठीक है। व्यक्तिगत तो जो है आपको जरूर पढ़ना है भाई, अलग अलग का है, जुंग का है, आइजनेक का है, क्रेचमर का है, शेल्डन का, ये सारे के सारे व्यक्तित्व आपको पढ़ने हैं। बड़ा आसान है, बड़ा बोलते हुए ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैं जब समझाऊंगा ना, आप देख लेना, बस मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, जब मैं समझाऊंगा तो आप देख लेना, आप कहोगे अरे है ही कुछ नहीं। ये तो सारे हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड टॉपिक है, हमारी जो अवस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक है, हमें तो वैसे याद हो जाएंगे। आपको ना पढ़ना नहीं है, सच्ची में बात तो ये है, साइकोलॉजी को पढ़ना ही नहीं है, साइकोलॉजी को समझना है, समझने से आती है, पढ़ने से नहीं आती। उसके बाद आपको जो पढ़ना है, प्रक्षेपीय अवस्था, प्रासंगिक अंतर्बोध जो परीक्षण था वो आपको पढ़ना है, जिसको टैट बोलते हैं, टैट, कैट, ठीक है। और शाही धब्बा परीक्षण था जो रोड शो का, वो आपको पढ़ना है। वाइगोत्स्की ZPD आपको जरूर पढ़ना है भाई दोस्तों, ये आता है MKO, ठीक है। और ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। उसके बाद है दोस्तों लेओ सिमोनोविच का जो सिद्धांत था वो आपको पढ़ के जाना दोस्तों। तो ये जो MKO ZPD ये जो है ना, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद NCF आपको पढ़ के जाना दोस्तों। NCF न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी थी, और NCF जो था ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2005 पाठ्यचर्या, तो ये चीज़ आपको पढ़ के जानी है। उसके बाद अवस्थाएं आपको पढ़नी हैं, त्वरित विकास क्रम अवस्था, विक्रमिक अवस्था, किशोरावस्था वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा था। वी पूजा की अवस्था किसे कहा जाता है, दिवास्वतन अवस्था किसे कहा जाता है, खेल की अवस्था किसे कहा जाता है, और खिलौने की अवस्था किसे कहा जाता है। ये अलग अलग है दोस्तों, खेल और खिलौना कई बार बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं। खेल की अवस्था अलग है, खिलौने की अवस्था है, स्वतंत्र निर्णय लेने की अवस्था कौन सी है, ईश्वर में विश्वास, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सारी अवस्थाएं आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। तो अगर मैं बात करूँ तो मैंने थोड़े से और नोट्स बनाए हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये सारी की सारी अवस्थाएं यहाँ से आपको जो पूछे जाते हैं वो क्या है। जैसे यहाँ पे पूछता है सीखने का आदर्श समय किसे कहा जाता है, ठीक है। सीखने का आदर्श समय किसे कहा जाता है, जीवन का आदर्श काल किसे आता है, खिलौने की अवस्था किसे कहा जाता है, और अतार्किक प्रश्न काल किसे कहा जाता है, अतार्किक चिंतन काल किसे कहा जाता है, क्षणिक संवेगात्मक अवस्था किसे कहा जाता है, संवेगात्मक स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलते हैं। जिज्ञासा प्रवृत्ति, दूसरों पर निर्भरता कब होती है, नैतिकता का अनुभव कब होता है, कल्पना जागृत जगत में जीना किस अवस्था में होता है, शिशु अंतर्मुखी किस अवस्था में होता है, आत्म प्रेरणा की भावना, सीखने की तत्परता, ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों बार बार स्टेट सीटेट वगैरह में रिपीट होते हैं।
और यही चीज़ आपको बढ़ के जानी है। प्रतियोगिता अवस्था जो कौन सी है, प्रतिस्पर्धा अवस्था कौन सी है, बहिर्मुखी अवस्था कौन सी है, काम प्रसुप्त अवस्था कौन सी है, मिथ्या अवस्था कौन सी है, छदम अवस्था कौन सी है, छदम परिपक्वता अवस्था कौन सी है, ये सारी की सारी, मूर्त चिंतन अवस्था कौन सी है, अभिवृद्धि का काल किसे कहा जाता है, सारी क्रियाशीलता का काल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे है ना, अगर देखा जाए 10 दिन का काम है, सारे के सारे 10 दिन का काम है, सारे के सारे टॉपिक। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे याद है, मैंने पढ़ रखे हैं इसलिए, अरे जो नया कैंडिडेट है उसके लिए भी 10 दिन का काम है। पहली बात तो यहाँ पे नया कोई नहीं है, बीएड में कम से कम, जेबीडी में कम से कम उन्होंने पढ़ रखा है इस चीज़ को, ठीक है। और फिर भी अगर जिनको याद नहीं है उसके लिए भी 10 दिन का काम है, क्योंकि दोस्तों इसको बनाया इस प्रकार से गया है, इसको नोट्स को तैयार ही ऐसे किया गया है। बस आप जब तक मैं ना पढ़ाऊँ नोट्स के लिए मत बोलना कि नोट्स प्रोवाइड करवा दो, जैसे ही मैं पढ़ाऊँगा तो जो उसकी PDF है ना वो बना करके डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, क्योंकि पहले समझिए उसको पढ़ना कैसे है और फिर उन नोट्सों को पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों किताब तो बहुत सारी अच्छी होती हैं, किताब सारी की सारी अच्छी होती हैं, किताब को समझाने वाला अगर आपको मिल जाए तो किताब सारी की सारी अच्छी है। किताब में पढ़ने का तरीका आपको पता हो कि किताब को पढ़ना कैसे, बुक को पढ़ना कैसे है, तो उस बुक को बनाने वाला अगर आपको ये भी बता देना कि इसको इस प्रकार से बनाएगा, इस ऐसे पढ़ना है, तो शायद वो बड़ा जल्दी ही समझ में आ जाती है, माइंड में आ जाती है दोस्तों। उसके बाद जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है, अटपटी व उलझन की अवस्था किसे कहा जाता है, आत्म स्वीकृति अवस्था की तार्किक चिंतन किसे कहा जाता है, संघर्ष और तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, उथल पुथल की अवस्था किसे कहा जाता है, ये चीज़ें, एज ऑफ ब्यूटी किसे कहा जाता है, सुनहरी अवस्था किसे कहा जाता है, सहसावस्था की पुनरावृत्ति किसे कहा जाता है, आत्म सुरक्षा की भावना। जब आप क्वेश्चन सुन रहे हो ना, ये बातें सुन रहे हो, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन आते हैं, अपने आप ही लगेगा, क्योंकि दोस्तों ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बनाए हुए हैं। जब मेरा एक बार एस्टेट क्लियर नहीं होता तो मैंने क्या किया, बड़ा ही विश्लेषण किया कि पूछा क्या जाता है, कहाँ से जाता है, तो वो पहले मैंने सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम पढ़े, उनसे टॉपिक निकाले, फिर वो टॉपिक निकाले और उनमें से जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे वो निकाले, और उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से था। और उसके बाद संवेदीगामक अवस्था पढ़नी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पढ़नी है, संक्रियात्मक अवस्था पढ़नी है दोस्तों, सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, जब जाके आपको साइकोलॉजी का जो पेपर है वो अच्छे नंबर दिला पाएगा। अगर मैं थोड़ा सा और बात करूँ तो मनोविज्ञान के कुछ एक तथ्य आपको पढ़ लेने हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का दृष्टिकोण सूत्रपात करने वाला कौन था, ठीक है, सबसे पहले मनोविज्ञान की जो लैब थी वो किसने खोली थी, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है, डेफिनेशन पढ़ लेनी है, ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, अमेरिका मनोविज्ञान के जनक कौन है, किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है, व्यक्तित्व मनोविज्ञानिक के जनक कौन है, व्यवहारवाद के जनक कौन है, मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है, मौलिक व्यवहारवादी के जनक कौन है, तो ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्रैचमर की अवस्थाएं आपको पढ़नी है, ठीक है। तो व्यक्तित्व जो है बड़ा डीपली आपको पढ़ना है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि बोलने से क्या फ़ायदा है, जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ किस प्रकार पढ़ना और क्या पढ़ना है दोस्तों। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो तो हर रोज़ 8 बजे, शाम 8 बजे हर रोज़ इसी चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना। इसी चैनल पे आपको हर रोज़ प्रश्नोत्तरी मिलेगी, लाइव आकर हम प्रश्न उत्तर करेंगे, लाइव आकर हम क्वेश्चन पूछा करेंगे, हिंदी के, साइकोलॉजी के, संस्कृत के, हिंदी के, साइकोलॉजी के, तीनों विषयों के। पहले साइकोलॉजी का सेशन रहेगा, फिर हिंदी का सेशन रहेगा और फिर हमारा जो है संस्कृत का सेशन रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे हरियाणा जी के वगैरह का भी सेशन निकालने की आवश्यकता पड़ी तो, वरना ये 3 चीज़ें भी अगर आप अच्छी प्रकार से कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए बस हम क्लास स्टार्ट कर देंगे आज या कल से ही, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और जो बेल आइकन वगैरह है उसको कुछ करना होता है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, क्या करना होता है वो कर लेना। और जो भी साथी नया जुड़ा है वो बस देखते रहना कि अब की बार एचटेट पार, हमारा नारा है अब की बार एचटेट पार। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।